मैंने अपने कमर के गिर्द लिपटी हुई धमाका-खेज टेप निकाली। सबसे पहले खिड़की का पर्दा एक तरफ हटा दिया। मैंने देखा टेप का रंग नस्वारी रंग की खिड़की के गहरे ब्राउन जैसा ही था। दोनों में रंग का ज़रा सा भी फ़र्क नहीं था। मैंने चौखट को टटोल कर भी और अपनी नज़रों से भी गौर से देखा। टेप खोलकर एक तरफ ऊपर से लेकर खिड़की के नीचे वाली चौखट तक चिपका दी। टेप ऐसी थी कि चौखट के चिपकने के बाद बिल्कुल चौखट के साथ मिल गई थी। मैंने हाथ लगाकर देखा, कुछ महसूस नहीं होता था। यहाँ कोई टेप लगी हुई है। इस तरह मैंने खिड़की के दोनों जानिब धमाका-खेज टेप चिपका दी। फिर सफ़ेद रेशमी पर्दे को खोलकर बराबर कर दिया। उसके बाद मैंने दूसरी खिड़की की चौखट के साथ साथ इसी तरह धमाका-खेज टेप चिपका दी। अब मैं अकबी दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर चुनट वाला सफ़ेद रेशमी पर्दा पड़ा था। पर्दे को हटाने के बजाय मैं पर्दे के अंदर चला गया और स्कॉच टेप को खोलकर तेज़ी से अपना काम शुरू कर दिया। मैं कमरे के सदर दरवाजे की तरफ आ गया। यहाँ दरवाजे पर कोई पर्दा नहीं पड़ा था। मैंने दरवाजे की दोनों जानिब चोलों के साथ ऊपर से नीचे तक स्कॉच टेप बड़ी महारत से चिपका दी। उस काम से फारिग होते ही मैंने नीम अंधेरे में चेहरा करीब करके और टेप को ऊपर से नीचे तक हाथ फेर कर देखा। टेप बिल्कुल लकड़ी की चौखटों और चोलों के साथ एक जान हो गई थी और रंग भी दरवाजे के रंग के साथ मिल गया था। धमाका-खेज टेप सिर्फ आधे इंच के करीब बच गई थी। मैंने उसे भी मेन दरवाजे के चौखट के साथ अंदर की तरफ चिपका दिया, क्योंकि हमारे मुजाहिद और ख़ास आदमी जिसका फ़र्ज़ नाम घनश्याम था ने बताया था कि मुझे सख्ती से ताकीद की थी कि इस टेप या चाकू या कैंची मत लगाना, इसको हाथ से खींचकर तोड़ने की भी कोशिश मत करना। ऐसा करोगे तो तबाहकुन धमाके बाद में होना होगा, उसी वक्त हो जाएगा। उस काम से फारिग होने के बाद मैंने इस खिड़की की तरफ आ गया जिसकी चौखट पर लगी टेप के साथ मुझे बारीक तार चिपकाकर तार को खिड़की के बाहर ले जाना था। ये खिड़की अंदर से चटखनी चढ़ाकर बंद की गई थी। मैंने आहिस्ता से उसकी चटखनी उतारी और उसका एक पट ज़रा सा अंदर की जानिब खोल दिया। बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया, साथ ही मुझे हल्की बारिश की आवाज़ भी सुनाई दी। मैंने खिड़की की चौखट के कोने में चुपकी धमाका-खेज नस्वारी टेप के ऊपर बारीक तार को रखा और जेब से दूसरी आम सी स्कॉच टेप निकालकर उसका छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और तार के ऊपर अच्छी तरह से चिपका दिया। ये आम फालतू टेप का छोटा रिंग में अपने साथ लाया था और इस टेप का रंग भी धमाका-खेज टेप यानी नस्वारी था। मैंने बाकी तार नलकी पर से खोली और उसे बेल के साथ साथ नीचे की तरफ फेंक दिया। ये काम ख़त्म हो गया था। अब मुझे वहाँ से वापस दीवार वाले पाइप के ज़रिए नहीं बल्कि होटल के अंदर से होकर जाना था। मैंने खिड़की का पट बंद करके चटखनी दोबारा लगा दी। दोनों खिड़कियों के पर्दे पर हटाकर धमाका-खेज स्कॉच टेप का मुआयना किया। अकबी दरवाजे के टेप को भी गौर से देखा। ये टेप चौखटों के साथ इस तरह चिपक गई थी कि रोशनी में भी नज़र नहीं आ सकती थी। कमरे के बड़े दरवाजे की तरफ आकर मैंने लोहे के तार से दरवाजे के लॉक को आहिस्ता से खोला। फिर दरवाजे का पट जरा सा खोलकर बाहर राहदारी में झांका। राहदारी दूर तक खाली थी। मैं जल्दी से बाहर आ गया और दरवाजे को अपनी तरफ थोड़ा सा जोर लगाकर खींचा। दरवाज़ा बंद हुआ और साथ ही उसका कुफल भी लग गया। मैंने राहदारी में निगाह डाली। राहदारी खाली थी, लेकिन होटल का कोई भी मुलाजिम किसी भी तरफ से नमूदार हो सकता था। कुछ फासले पर एक कमरे के बाहर दीवार के साथ एक ट्रॉली लगी हुई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता ट्रॉली के पास आ गया। ट्रॉली पर कुछ बर्तन पड़े थे। शायद मेरा बर्तन वहाँ रखकर दूसरे कमरे में बर्तन लेने या किसी दूसरी तरफ गया हुआ था। मैंने ट्रॉली को पकड़कर राहदारी में चल पड़ा। ट्रॉली को मैं चाय लिए जा रहा था। मैंने सर को नीचे डाल लगा था, अगर सामने से कोई आए भी तो मुझे बेरा समझे और दूसरे मेरी शक्ल को ना देखे। मैं अपना चेहरा होटल वालों से हर हालत में छुपाना चाहता था। मैं राहदारी के दूसरे किनारे पर चला गया। वहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा था। ये फायर स्टेरिक्स था, यानी आग लगने के बाद हंगामी सूरत में यहाँ से नीचे उतरने का रास्ता था। मैंने ट्रॉली वहीं छोड़ी और दरवाजे खोलकर सीढ़ियाँ उतरने लगा। ये सीढ़ियाँ नीचे जिस दरवाजे तक ले गई थी वो पीछे इस बागीचे में जाकर खुलता था जहाँ से मैं गुजर कर आया था। मैं दरवाज़ा खोलकर खुली फिजा में निकल आया। अब बारिश बाकायदा शुरू हो गई थी। मुझे अभी एक ज़रूरी काम करना था। मुझे उस तार को देखना था जो मैंने ऊपर वाले कमरे से नीचे लटकाई थी। मैं दीवार के साथ साथ दूसरी मंजिल के उस कमरे के नीचे आकर दीवार के साथ बैठ गया जिसकी खिड़की से मैंने बारीक तार नीचे लटकाई थी। यहाँ नीम अंधेरा था। मुझे तार कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उठकर दीवार वाले पाइप पर बेल पर हाथ इधर उधर मार कर देखा। मेरे हाथ में आ गई। मैंने बड़ी एहतियात के साथ तार को आहिस्ता से खोलकर बेरिंग के अंदर इस तरह छुपा दिया था कि वो दिन की रोशनी में भी नज़र नहीं आ सकती थी। मेरा कमांडो मिशन आधे से ज़्यादा मुकम्मल हो गया था। अब मैं वहाँ एक सेकंड भी नहीं ठहर सकता था।
चुनांचा में दौड़कर गार्डिनिया की झाड़ियों की दीवार की तरफ गया और जिस तरफ से आया था उसी तरफ से झुककर दीवार के साथ साथ चलता होटल की अगबी दीवार के पास आया और वहां से दूसरी सड़क फलांग कर बाहर निकल आया। दूसरी तरफ उतरते ही मैं वहीं बैठा रहा। तेज़ निगाहों से छोटी सड़क के दोनों तरफ देखा। सड़क पर खंभों पर लगी ट्यूबलाइट्स की रोशनी में बारिश गिरती नज़र आ रही थी। मैं बारिश में भीग रहा था। मैं जिस रुमाल में धमाका खेज स्कॉच टेप लपेट लाया था उसे कमर के गिर से खोलकर मुंह साफ किया, रुमाल को पतलून की जेब में डाला और सड़क पर नारियल के दरख्तों के नीचे वापस चल पड़ा। मुझे यकीन नहीं आ रहा था मैं बहुत ही महदूद वसाइल के बावजूद सारा काम इतनी खुश उसलूबी और तेज़ी से किसी रुकावट के बगैर सर अंजाम दे आया था। मैंने खुदा का शुक्रिया अदा किया। अशोका होटल की अगबी सड़क पर से होता हुआ मैं बड़ी सड़क पर आ गया। सड़क बारिश में भीग रही थी। किसी वक्त होटल से कोई गाड़ी सड़क पर ठहरा हुआ पानी इधर उधर फेंकती गुजर जाती। मेरा ख्याल था कि इस जगह एक बस स्टॉप का शेड बना हुआ था। मैं बारिश से बचने के लिए इस शेड में आकर बेंच पर बैठ गया और पीछे अशोका होटल की थोड़ी थोड़ी रोशनियां दिखाई दे रही थी। अब मुझे कल रात उस वक्त यहाँ आना था जब होटल के तीसरे ब्लॉक की दूसरी मंजिल वाले ख़ास कमरे में इसराइली और भारतीय जर्नलों की खुफिया मीटिंग हो रही होगी। उस वक्त मुझे किसी तरीके से छुपकर मीटिंग वाले कमरे के नीचे पहुंचकर बेल की शाखों में छुपाई गई बारीक तार को झटके से खींचना था। उसके 20 मिनट बाद धमाका खेज मवाद ने फट जाना था और दूसरी मंजिल के कमरे को उड़ जाना था। मुझे पीछे से एक मोटर रिक्शे की आवाज़ आई। मैंने बस शेड से बाहर निकल कर देखा, एक रिक्शा चला आ रहा था। उसकी लाइट चल रही थी। मालूम नहीं वो खाली था या नहीं। मैंने हाथ से इशारा किया। रिक्शा मेरे करीब आकर रुका। मैं रिक्शे में बैठ गया और उसे उस चौराहे में चलने को कहा जो फौजी हेडक्वार्टर से 2-3 ब्लॉक छोड़कर था। रिक्शा चल पड़ा। 3-4 लंबी सड़कों पर से होता हुआ रिक्शा चौक में पहुंचा। मैंने इसे पैसे दिए और उतरकर पैदल ही फौजी हेडक्वार्टर की तरफ चलने लगा। बारिश इसी तरह हो रही थी। ये मूसलाधार बारिश नहीं थी मगर झड़ी लगी हुई थी। मैं बारिश में भीग रहा था। हेडक्वार्टर के गेट पर पहुंचा तो देखा कि गेट पर जो लोहे के लंबे पाइप लगाकर बनाया गया था बंद था। उसके एक जानिब सिक्योरिटी गार्ड की लंबी बरसाती पहने राइफल कंधे पर डाले एक बटमैन अटेंशन खड़ा था। गेट के ऊपर काफ़ी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। मैं मेन गेट के करीब गया तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे हाथ कहा, भैया मैं धर्मवीर हूँ, मेजर शरद जी का छोटा भाई। फिल्म का आखिरी शो देखने गया हुआ था। कोई टैक्सी रिक्शा मिला ही नहीं। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे पहचान लिया। उसने लोहे का पाइप उठा दिया। मैं अंदर दाखिल हुआ तो उसने पाइप दोबारा नीचे कर दिया और बारिश में अटेंशन खड़ा हो गया। मैं जल्दी जल्दी अपने कमरे की तरफ चलने लगा। कमरे के दरवाजे पर आकर चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल होते दरवाज़ा बंद कर दिया और पलंग पर इस तरह बैठ गया जैसे मैं इंतहाई ख़तरनाक इलाके से जान बचाकर बाहर निकल आने में कामयाब हो गया हूँ। फ़ौरन गीले कपड़े उतारकर दूसरे कपड़े पहने। कमरे में हब्स था। खिड़की खोली और चलती बत्ती में जलती छोड़ गया था। बत्ती बुझाई और छत का पंखा चलाकर पलंग पर आकर लेट गया। बस अब मैं सोना चाहता था, कुछ सोचना नहीं चाहता था। मैंने अपने जहन को बिल्कुल बंद कर दिया और नींद की तरफ ख्याल लगा दिया। थोड़ी देर बाद मुझे नींद आ गई। मैं सो गया। सुबह ऐन वक्त पर मेरी आँख खुली। नाश्ता मैंने किचन में बनाकर किया और फौजी कैंटीन में अपनी ड्यूटी पर आ गया। जगदीश वहाँ पहले से मौजूद था। मेरी तरफ देखकर शरारत से मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, धर्मवीर जी कहिएगा रात कैसे गुजरी? फिल्म देखने में मज़ा तो बड़ा आया होगा। फिल्म क्या देखी होगी, बस शरीमती जी से प्रेम होता रहा होगा। मैंने हंसकर कहा, नहीं यार, अभी मेरी इस लड़की से इतनी बेतकल्लुफ़ी नहीं हुई है, बस बातें ही कर रहे हैं सारी फिल्म में। बाहर निकले तो बारिश हो रही थी। पहले लड़की को इसके घर छोड़ा। वापस आया तो चौक में रिक्शा ख़राब हो गया। बारिश में भीगता हुआ हेडक्वार्टर पहुँचा हूँ। मैं जगदीश को ये भी बता देना चाहता था कि मैं रात बारिश में भीगता हुआ आया था। उसके बाद अब अपने काम में लग गए। उस रोज़ सप्लाई में फ्रांस की 2 बड़ी मशहूर वाइन कोडीमोन भी आई थी। मैंने सब्ज़ रंग की इस मशहूर फ्रेंच वाइन की बोतल अपने हिसाब में ख़रीद कर लिफाफे में डाल कर रखी। जगदीश कहने लगा, ये किसके लिए ले जा रहे हो? तुम तो पीते नहीं। मैंने कहा, यार अपने भैया शरद जी के लिए ले जा रहा हूँ, उन्हें ये वाइन बड़ी पसंद है। दोपहर को लंच के वक्त मैं वाइन की बोतल लेकर मेजर शरद दीवान के पास चला आया। फ्रेंच वाइन एक बहाना था। असल वजह यह थी कि मैं उनके पास जाना चाहता कि शायद उनसे इसराइली और भारतीय जर्नलों की मुलाकात के बारे में कुछ मालूमात मिल जाए। उस वक्त मेजर शरद दीवान के पास एक काले रंग का भारी जिस्म वाला फौजी बैठा था जिसके कंधे पर लगा निशान जाहिर कर रहा था वो कर्नल रैंक का है।
मैंने जाते ही दोनों को नमस्कार किया। मेजर शरद ने कर्नल से मेरा तारुफ कराते हुए कहा, कर्नल साहब, ये मेरा छोटा भाई धर्मवीर है, और धर्मवीर ये हमारे बड़े और सीनियर इंटेलिजेंस अफसर कर्नल कंवल वालकर साहब हैं। कर्नल कंवल वालकर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखा और ज़रा सा सर हिलाया। मेजर शरद ने मेरे हाथ में लिफाफा देखकर पूछा, क्या लाए हो धर्मवीर? मैंने आंखों से एक तरफ आने का इशारा किया। कर्नल के सामने से शराब की बोतल नहीं देना चाहता था। मेजर शरद ने कहका लगाते हुए कहा, अरे कर्नल साहब, हमारे बड़े मेहमान हैं, हमारे ऑफिसर भी हैं और दोस्त भी हैं, दिखाओ क्या लाए हो। मैंने लिफाफा मेजर शरद को देते हुए कहा, सर कैंटीन में आपकी पसंद की चीज़ आई थी, सोचा आपके लिए लेता चलूँ। मेजर शरद ने लिफाफे में हाथ डालते हुए कहा, धर्मवीर, तुम मेरे छोटे भाई हो, मुझे सर ना कहा करो, भैया कहा करो। तुम मुझे भैया कहते हो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसने लिफाफे से बोतल निकाल कर देखी और खुश होकर कहा, वंडरफुल, क्रीम टिमोन तो मुझे बहुत पसंद है और कर्नल साहब को भी यकीनन पसंद होगी। मेजर शरद दीवान ने वाइन की बोतल लिफाफे में दोबारा डाली और मरहटा कर्नल कंवल वालकर को पेश करते हुए कहा, सर ये आपको मैं प्रेजेंट करता हूँ। कर्नल कंवल वालकर बहुत खुश हो गया। थैंक यू सो मच मेजर, थैंक यू वेरी मच। और मेजर शरद ने वाइन की बोतल वाला लिफाफा कर्नल को पकड़ा दिया। मरहटा कर्नल ने लिफाफा अपने सामने मेज़ पर रख लिया और मैं किचन की तरफ चल दिया, जहां उर्दली खाना लगाने में मसरूफ़ था। मैंने उर्दली से कहा, अगर फ्री हो तो क्या मेरे लिए एक कप चाय बना दोगे? वो बोला, साहब 5 मिनट का टाइम लगेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लेता हूँ। मैंने दूसरे चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया और शेल्फ में से बर्तन निकाल कर इसे साफ़ करने लगा। मैं जानबूझकर किचन में आ गया था। मेरे कान मेजर शरद और कर्नल कंवल वालकर की बातों में लगे हुए थे। उनकी बातें करने की हल्की हल्की अल्फाज मुझे पहुंच रही थी, मगर इनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कप में चाय ली और कप लेकर बाहर आकर मेजर शरद और कर्नल मरहटा के साथ बातें करने लग गया। इनकी थोड़ी देर बाद छोटे टेबल पर बैठ गया और मेजर शरद ने कहा, धर्मवीर, लंच के वक्त चाय क्यों पीने लगे? मैंने कहा, भैया जी, आज मैं भोजन देर से करूँगा, दिन को नाश्ता देर से किया था, बस ये 2 अखबार रिसाले पढ़कर चला जाऊँगा, जगदीश को काउंटर पर छोड़ आया हूँ। मेजर और मरहटा कर्नल अपनी बातें करने लगे। वो अंग्रेज़ी में बातें कर रहे थे। मैंने ये ज़ाहिर किया जैसे मैं बड़ी दिलचस्पी से अखबार रिसाले देख रहा हूँ और मुझे उनकी गुफ्तगू से कोई सरोकार नहीं है। वो लोग भी, मुझे ख़ास तौर पर मेजर शरद, मुझे बेहतर समझता था, इसे मुझ पर अभी तक ज़रा सा भी शक नहीं हुआ था। मेरी नज़र अखबार पर थी, मगर इनकी बातों पर लगे हुए थे। मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहता था कि कहीं इसराइली भारतीय फ़ौजी जर्नलों की जो मीटिंग होने वाली थी कहीं मनसूख तो नहीं हो गई। लेकिन इनकी बातों से साबित हो गया कि मीटिंग मनसूख नहीं हुई, बल्कि इसराइल के तीनों जर्नल तल अवीव से 2 दिन पहले भारत की राजधानी दिल्ली पहुंच गए थे और कल दिन 11 बजे के वक्त नागपुर के हेडक्वार्टर पहुंच रहे थे। नागपुर के मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को बहुत अहमियत दी जा रही थी। मालूम होता था कि भारतीय फ़ौज के कमांड का नागपुर के स्पेशल मिलिट्री डिफेंस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर से बराह रास्त और गहरा रिश्ता है। इसीलिए दोनों पाकिस्तान दुश्मन मुल्कों की खुफिया मीटिंग को नागपुर में मुनक्कद किया जा रहा था। मरहटा कर्नल ने सुगार सुलगाते हुए मेजर शरद से कहा, सिक्योरिटी इंतजामात को मैं कल खुद जाकर चेक करूंगा। मीटिंग के वक्त वहाँ सिर्फ कैप्टन तक के रैंक के ओहदेदार होंगे। तुम भी मेरे साथ होटल के लॉबी में रहोगे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि दुश्मन के जासूस भी वहाँ ज़रूर होंगे और हमारी लॉबी में मौजूदगी से उन्हें यही तासुर मिलेगा कि ऊपर जो मीटिंग हो रही है वो इतनी टॉप सीक्रेट नहीं है। हम उन्हें यही तासुर देना चाहते हैं। मेजर ने कहा, सर हम इस पर सख्ती से अमल करेंगे। ऊपर हमारे 2 कैप्टन बराबर के कमरे और कॉरिडोर में होंगे। एक कैप्टन मोंगा और दूसरा कैप्टन अमरीक सिंह है। बाकी मीटिंग के दौरान अपने जर्नलों की मदद के लिए नई दिल्ली से इंटेलिजेंस की मरकज़ी डिफेंस ब्रांच के 3 मेजर कमरे में मौजूद होंगे। बिल्कुल ठीक। ये कहकर मरहटा कर्नल कंवल वालकर उठ खड़ा हुआ। अब मैं जाता हूँ। कल 10 बजे सिक्योरिटी चेक करने के लिए तुम भी अशोका होटल पहुँच जाना। ओके सर। मेजर शरद दीवान मरहटा कर्नल को बाहर तक छोड़ने आया। वापस आया तो मेरे कंधों पर बड़े प्यार से हाथ रखकर बोला, धर्मवीर, तुम्हें माताजी और शकुंतला बड़ी याद करती हैं। अगले हफ्ते मेरे साथ तुम्हें छिंदवाड़ा चलना होगा। मैंने रिसाला बंद करते हुए कहा, भैया जी, मुझे भी शकुंतला और माताजी की बड़ी याद आती है, मैं ज़रूर चलूँगा। माताजी की तबीयत कैसी है? मेजर शरद दूसरी मेज़ की तरफ जाते हुए बोला, बस भगवान इन्हें ठीक ठाक रखे, जोड़ों का दर्द नहीं जाता, दवाएं बाकायदा खा रही हैं। मैंने उठकर इसके पास चला गया और कहा, अगले हफ्ते मुझे माता जी के दर्शन को अपने साथ ज़रूर लेते जाइए। मेजर ने कहा, ज़रूर ज़रूर।
मुझे मालूम था अगर कल अशोका होटल में धमाका हो गया तो इंटेलिजेंस का महकमा इसे हमेशा के लिए छनवारे भेज दे, क्योंकि इस खुफिया मीटिंग की सिक्योरिटी की सारी जिम्मेदारी मेजर शरद और कर्नल गोवल वालकर की जिम्मेदारी थी। मैं थोड़ी देर बाद वापस फौजी कैंटीन पर आ गया। मुझे जिस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी वो मुझे मिल गई थी। सिर्फ एक धड़का लगा था कि कल 10 बजे मिलिट्री इंटेलिजेंस के 2 हायर रैंक ऑफिसर सिक्योरिटी चेक करने जा रहे हैं। कहीं कमरे में खिड़कियों और पर्दों के साथ चुपकी हुई धमाका खेज टेप का रास फाश ना हो जाए। लेकिन मुझे अपने आदमी घनश्याम ने यकीन दिलाया था कि इस टेप में एक ऐसा केमिकल मिलाया गया है जिससे धमाका खेज मवाद की निशानियाँ दुनिया के किसी जरीद तरीन आले से भी नहीं पकड़ी जा सकती। फिर मैं भी दिल में दुआएं मांगने लगा कि मिलिट्री इंटेलिजेंस की सिक्योरिटी टीम को धमाका खेज स्कॉच टेप का हेल्प ना होने पाए। वो दिन गुजर गया। फिर वो रात आ गई जिस रात अशोका होटल में पाकिस्तान के 2 दुश्मन मुल्कों यानी इसराइल और भारत के 3 टॉप के फ़ौजी जर्नलों की पाकिस्तान पर हमला करने के बारे में खुफिया मीटिंग होने वाली थी। मुझे उसी रोज़ शाम को मालूम हो गया कि सिक्योरिटी टीम ने चेकिंग कर ली है और वहाँ कोई काबिल एतराज़ बात नज़र नहीं आई। ये बात भी मैंने हतमी तौर पर मालूम कर ली थी कि रात के 8 बजे अशोका होटल में भारत के जनरल इसराइल की जनरल को खैर मुकदम करेंगे। इसके बाद वो ख़ास काफ़ी रूम में बैठकर काफ़ी पिएंगे। ठीक 9 बजे वो होटल के ख़ास कमरे में चले जाएंगे जहां 10 बजे तक इनकी मीटिंग चलेगी और ठीक 11 बजे नीचे हाल में आकर वो डिनर करेंगे, जो मेरे हिसाब से वो कभी ना कर सकेंगे। वो काफ़ी रूम में काफ़ी पिएंगे और इन 6 के 6 जनरलों की इनके मददगार स्टाफ की ज़िंदगी की आखिरी काफ़ी होगी। इस हिसाब से मुझे रात के 8 बजे के बाद अशोका होटल के आसपास मंडलाते रहना होगा ताकि जिस वक्त मुझे मालूम हो जाए कि 6 के 6 जनरल खुफिया मीटिंग के वास्ते इस कमरे में चले गए हैं, उनके लिए मखसूस है और जहां मैंने धमाका खेज मवाद लगाया था, तो मैं इसके बाद जिस तरीके से भी हो इस कमरे के नीचे जहां दीवार के साथ बेल चिमटी है, इस बेल में छुपाई गई तार को झटका देकर हिला दूं। जगदीश भैया, अब मैं जाता हूँ। पहले मुझे अपने वैद जी के पास दवाई लेने जाना है। इसके बाद कमरे में आकर लेट जाऊँगा। अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। दरअसल 1 रोज़ पहले नई सप्लाई का माल आया था और इसका इंतज़ार करते हुए हमें देर तक वहाँ रुकना पड़ा था। जगदीश बोला, भैया जी आप बेशक जाएं, थोड़ा सा काम बाकी रह गया है, मैं संभाल लूँगा। मैं इसको ये बताना चाहता था कि मैं 8 बजे फ़ौजी हेडक्वार्टर से शहर वैद जी से दवाई लेने के लिए गया हुआ था और थोड़ी देर बाद ही वापस आ गया था। फिर मैंने कहा मैं ज़्यादा से ज़्यादा 8:30 बजे तक वापस अपने कमरे में आ जाऊँगा और मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। वहाँ से मैं अपने कमरे में आया, मुँह हाथ धोया, चमड़े की कोल्हापुरी चप्पल उतार कर रबड़ के फ्लैट शूज़ पहने ताकि अगर वहाँ किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो मैं वहाँ से भाग सकूँ। कमरे का दरवाज़ा बंद करके फ़ौजी हेडक्वार्टर से निकल आया। मुझे टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं थी। मौसम ख़राब नहीं था, बारिश भी नहीं हो रही थी। मेरे पास 1 घंटे का वक्त था। रास्ता मुझे आता था। चुनांचे में पैदल ही अशोका होटल की तरफ चल पड़ा। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मुझे आधा घंटा लग गया। मैंने सड़क पर कुछ देर खड़े होकर एक निगाह अशोका होटल पर डाली। वहाँ ऐसे कोई गैर मामूली बात नज़र ना आई, सिवाय इसके कि बाहर एक जानिब मिलिट्री पुलिस की 3 गाड़ियाँ खड़ी थी। मेरे देखते ही देखते 2 फौजी स्टेशन वैगन तेज़ी से होटल के अहाते में दाखिल हो गई। मैं ऊपर से होटल के अकब में आ गया। यहाँ होटल के मुलाजमीन की छोटे छोटे ढलवान छतों वाले हेडक्वार्टर थे जहाँ कहीं कहीं बत्तियाँ जल रही थी। होटल के तीसरे ब्लॉक की तरफ एक वर्दीपोश बूढ़ा बेरा मुझे क्वार्टरों की तरफ नज़र आया। मैं इसके पास आया और इससे कहा, मैं कर्नल गवल वारकर के अर्दली का भाई हूँ। क्या फ़ौजी लोग होटल में आ गए हैं? मुझे अपने भाई से मिलना है। इस दौरान मैं एक ऐसी जगह जानबूझकर खड़ा हो गया था जहाँ अंधेरा था और बूढ़ा मेरी शक्ल अच्छी तरह ना देख सके। मैंने हिफ्ज़ मातकतम के तौर पर सर पर एक रुमाल भी बांध लिया था। बूढ़े बेरे ने चलते चलते इशारा किया, इधर जाकर मालूम करो। वो रुके बगैर बेरों के क्वार्टरों की तरफ चल पड़ा। मैं होटल के पहले ब्लॉक के अकब में करीब पहुंचा तो मुझे वहां 2 फौजी खड़े नजर आए। उनके पास स्टेन गनें थी। मैं वहीं से वापस मुड़ गया। अब मुझे फ़िक्र पड़ गई थी कहीं ऐसी जगह भी फौजी पहरा ना दे रहे हों जहां जाकर मुझे तार खींचना था। मैं वापस मेन सड़क पर आ गया। यहाँ से मुझे फौज बागीचे के पार दूसरी मंजिल और इसके नीचे पहली मंजिल की जगह साफ नज़र आ रही थी। दीवार के साथ चिमटी वेल भी दिखाई दे रही थी, मगर वहाँ कोई फौजी नज़र नहीं आया। काम ख़तरनाक ज़रूर था। अपने आप को मौत में डाले बगैर मुझे कमांडो एक्शन करना था। मैंने सोच लिया था चाहे मैं पकड़ा जाऊं और चाहे धमाके के साथ भी उड़ जाऊं, लेकिन मैंने बैल के पीछे छुपी हुई बारीक तार को ज़रूर एक बार खींचना है। आगे जो हो सो हो। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त रात के 9 बज गए थे और यही टाइम जनरलों की मीटिंग रूम में दाखिल होने का था।
इतने में 2 आदमी होटल के मेन गेट की तरफ से आते दिखाई दिए। उन्होंने सिर्फ धोती बनियानें पहन रखी थी और हाथों में बांस के थैले उठाए हुए थे। वो आपस में हिंदुस्तानी में बातें भी कर रहे थे। मैं दरख्त के पास यूँ खड़ा हो गया जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। वो मेरे करीब से गुजरे तो इनमें से एक बोला, फ़ौजी लोग अभी मीटिंग करने गया है, 1 घंटा लगेगा इनको, उसके बाद 11 बजे खाना लगेगा, तब तक हम अचार चटनी ले आएगा यार। कुदरत मेरी मदद कर रही थी। वो लोग शायद मुझे यही खबर देने के लिए ऐन वक्त पर इधर से गुजरे थे। फ़ौजी जनरल मीटिंग रूम में पहुंच गए थे और मीटिंग शुरू हो गई थी। अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए थी। कोई पता नहीं था कि मीटिंग जल्दी ख़त्म हो जाए। मैंने एक नज़र सामने वाले बागीचे पर डाली। वहाँ अंधेरा भी था और फव्वारे के पास रोशनी भी हो रही थी। दूसरी मंजिल के जिस कमरे में मीटिंग हो रही थी उसके नीचे कोई आदमी नहीं था। मैंने आहिस्ता से होटल की दीवार फलांगी और झाड़ियों की दीवार के साथ साथ चलता हुआ होटल के आखिरी ब्लॉक की दीवार के पास आकर अंधेरे में बैठ गया। एक बार फिर मैंने ख्वाबी नज़रों से माहौल का जायज़ा लिया। कुछ फासले पर एक नलके के नीचे बाल्टी पड़ी हुई दिखाई दी। फ़ौरन ख्याल जहन में आया। मैं जल्दी से उठकर नलके के पास गया। बाल्टी पानी से भरी हुई थी और इसमें से एक डोंगा भी था। मैंने बाल्टी उठाई और अपने आप को होटल का मुलाजिम जाहिर करते हुए बाल्टी लेकर बड़े सुकून के साथ चलता हुआ टारगेट वाले कमरे के नीचे बेल के पास आकर बाल्टी ज़मीन पर रख दी और डोंगे में से पानी निकाल कर पैर को देने लगा। तीसरी बार बेल को पानी देते हुए मैंने हाथ आगे कर दिए। मुझे मालूम था कि तार कहाँ लटक रही है। तार मेरे हाथ में आ गई। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और तार को जितनी ज़ोर से हमारे आदमी ने कहा था इतनी ही ज़ोर से नीचे खींच दिया। उसके बाद बाल्टी का पानी बेल पर उंडेला और ख़ाली बाल्टी और डोंगा लेकर नलके की तरफ चल पड़ा। अगर कोई मुझे दूर से देखे भी तो यही समझेगा कि मैं बेल को पानी देने गया था। नलके के नीचे बाल्टी रखकर मैं जिधर से आया था उसी तरफ चल पड़ा। झाड़ियों की ओट में अंधेरे में आते ही मेरे कदम तेज़ हो गए। थोड़ी देर बाद मैं होटल की दीवार फांदकर अगबी सड़क पर पहुंच चुका था और दूसरी तरफ चलने लगा। मैं एक चक्कर काटकर होटल के सामने वाली सड़क के अकब में जो पार्क था इसमें दाखिल होकर अपने ठिकाने यानी फ़ौजी हेडक्वार्टर की तरफ चल पड़ा। मैं जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से निकल जाना चाहता था। एक जगह खाली टैक्सी नज़र आई। मैंने इसे रोका और फ़ौजी हेडक्वार्टर से पहले जो चौक था ड्राइवर को वहाँ चलने को कहा। ठीक 15 मिनट बाद धमाका होना था। अगर हर शय अपनी जगह पर ठीक लगाई गई थी तो धमाका 15 मिनट बाद ज़रूर हो जाना था। 4 मिनट मुझे धमाके वाली जगह से निकलकर टैक्सी में बैठने में लगे होंगे। टैक्सी ने मुझे कुछ 7 मिनट में चौक पर पहुंचा दिया था। यहाँ से मैं 2-3 मिनट में पैदल चलकर फ़ौजी हेडक्वार्टर के अहाते में दाखिल हो गया था। उस हिसाब से धमाका होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया था। मैं अपने कमरे में जाने के बजाय सीधा फ़ौजी कैंटीन में चला गया। मैं जगदीश को एक तरह से कबाब बनाना चाहता था। जिस वक्त धमाका हुआ मैं उसके पास मौजूद था। खुशकिस्मती से कैंटीन में जगदीश इस वक्त मौजूद था और रजिस्टर को अलमारी में बंद करके ताला लगा रहा था। मुझे देखकर बोला, तुमने वेद जी के पास इतनी देर लगा दी? मैंने कहा, नहीं, मैं तो आधे घंटे बाद ही दवाई लेकर आ गया था। कमरे में अकेले लेटे लेटे तंग आ गया था, नींद नहीं आ रही थी। सोचा देखता हूँ तुम शायद कैंटीन पर मिल जाओ, 2-4 बातें ही कर लें। बस मैं कैंटीन बंद करने ही वाला था। चलो मेरे कमरे में आ जाओ, काफ़ी बनाकर पियेंगे। मैंने कहा, नहीं यार, काफ़ी पी ली तो नींद बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। मेरा ख्याल है कमरे में जाकर अभी ये जुमला मैंने सुना ही था कि अचानक ज़मीन हिली जैसे भौचाल आ गया हो। उसके साथ ही भयानक धमाका की गूंज सुनाई दी। आसमान पर परिंदों ने दरख्तों से उड़कर शोर मचा दिया था। जगदीश का मुंह हैरत से खुला था और मेरी तरफ देख रहा था। ये धमाका कैसे हुआ है धर्मवीर?